हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको जैसा कि कहा था कि आज हम लोग ड्यूप्ले की रणनीति पढ़ेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, ड्यूप्ले वाज अ वेरी स्ट्रैटेजिक पर्सन। ड्यूप्ले की जो रणनीति है वो मैंने आपको बताया कि आगे इसे अंग्रेज भी फॉलो अप करते हैं। पहली बात तो ये, ड्यूप्ले का जो पोस्टिंग होता है वो पौंडीचेरी में होता है। कहाँ होता है पोस्टिंग? पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में जब पोस्टिंग होता है तो ड्यूप्ले एक बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक आदमी था। वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता था कि कहीं कोई ऐसा मौका मिल जाए जहां हम लोकल राजाओं को लड़ा सकें, या कुछ ऐसा मुझे मिले मौका जहां कि मैं इन लोगों के बीच जा सकूं, ठीक है, और फूट डाल के शासन कर सकूं। ओके, संयोग बस देखिए, ये मौका उससे मिल जाता है, ठीक है, राजाओं के म्यूचुअल क्वारल्स में उसे इंटरवेन करने का। ठीक है, आपसी झगड़ों में वो बीच में घुस जाता है, इंटरवेन करता है। कैसे करता है? पहला, बाय सपोर्टिंग वन अगेंस्ट द अदर। एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ भड़का के और एक राजा का सपोर्ट दूसरे राजा के खिलाफ लेके, ठीक है। दूसरा क्या करता है वो, कि उनके ही रिसोर्स, उनके ही आर्मीज़ को यूज़ करता है उनके ही खिलाफ। उनके ही रिसोर्सेज और आर्मीज़ को किनके खिलाफ यूज़ कर रहा है? उन लोगों के खिलाफ ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है वो? क्योंकि जो हमारे राजा हैं, ठीक है, जो वहाँ के लोकल राजाज हैं हमारे, जो नवाब हैं, जो सरदार हैं, उनके बीच कोई भी पैट्रियोटिज़म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई देशभक्ति नाम की चीज़ नहीं, एक यूनिटी नहीं है, एक नेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है इनके बीच, ठीक है। ये लोग आपसी छोटे मोटे मुद्दों पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उन झगड़ों की वजह से इन्हें ज़रा भी गुरेज नहीं, ज़रा भी परहेज नहीं कि ये दूसरे की मदद लेने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी अगर इनकी मदद कर रहा हो, किस चीज़ के लिए? इन्हें गद्दी पे बैठाने के लिए, इन्हें शासन करवाने के लिए, अगर कोई भी इनकी मदद को तैयार हो रहा हो तो ये नहीं देखते कि इसके पीछे की मंशा क्या है। बस उन्हें अपनी गद्दी संभालने से मतलब है, बाकी किसी से कोई, बाकी दुनिया कुछ भी करे उन्हें कोई मतलब लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया कि उनमें पैट्रियोटिज्म की कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। दूसरा क्या है, 1748 में फ्रेंड्स, ठीक है, 1748 में उसे एक मौका मिल जाता है। किसे? ड्यूप्ले को। ओके, ड्यूप्ले गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रीग। उसे एक मौका मिल जाता है षड्यंत्र रचने का, इंटरवेन करने का, 1748 में। कैसे मिल जाता है? पहला देखिए, कर्नाटक में, जो कर्नाटक में है, चंदा साहब, ठीक है, चंदा साहब ने नवाब अनवरुद्दीन के खिलाफ षड्यंत्र करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। ये जो चंदा साहब है, ये किसके खिलाफ आरंभ कर दिए? मतलब षड्यंत्र करना नवाब अनवरुद्दीन के, ठीक है। और दूसरा, हैदराबाद में निज़ामुल मुल्क जो थे, जो असफ जाह हैं, जो कि निज़ामुल मुल्क हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, अकस्मात मृत्यु हो जाती है। तो उनके बेटे नसीर जंग और उनके ग्रैंड्स, उनके पोते मुजफ्फ़र जंग में ही लड़ाई हो जाती है। मतलब बताइए, बेटे और पोते में लड़ाई हो रही है, किसके लिए? गद्दी के लिए। दूसरा, पहला मैंने क्या बोला? चंदा साहिब और नवाब अनवरुद्दीन के आपस में आपसी झगड़े हैं गद्दी को लेके। और दूसरा, हैदराबाद में नसीर जंग और मुजफ्फ़र जंग को लेके हैं। यहाँ पे फ़ायदा उठाता है ड्यूप्ले। जैसा कि मैंने आपको कहा था, ड्यूप्ले वॉज अ वेरी अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन। वो अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहा था, उसे यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ड्यूप्ले दोनों ही केसेस में एक एक कमज़ोर दल को चुन लेता है। एक तरफ वो चुनता है चंदा साहिब को, दूसरी तरफ वो चुनता है मुजफ्फ़र जंग को। चंदा साहब की मदद से वो अनवरुद्दीन का खात्मा कर देता है, अनवरुद्दीन को मार देता है, ठीक है। किस में मार देता है? बैटल ऑफ अंबर में। बैटल ऑफ अंबर कब होता है? 1749 में, ठीक है। और इसका जो बेटा होता है मोहम्मद अली, वो भाग जाता है त्रिचोनोपोली। ओके ओके फ्रेंड, यहाँ तक
होप आप समझ गए होंगे। दूसरा जो ड्यूप्ले होता है मुजफ्फर जंग के साथ मिलके वो नासिर जंग को मरवा देता है। ठीक है, अब ये तो सिंपल सी बात हो गई कि आप किसी में लोकल राजाओं में आप बीच में जाते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, लोकल राजा बेवकूफ़ की तरह आपकी बात मानते हैं, अपने ही लोगों को मारते हैं और फिर गद्दी पे बैठ जाते हैं। इसके बाद देखिए इनकी बेवकूफ़ी की चरम सीमा देखिए। जो चंदा साहब होते हैं और मुजफ्फर जंग होते हैं, ये इनको रिवार्ड भी देते हैं। किसको? फ्रेंच को। चंदा साहब क्या रिवार्ड देते हैं कि 80 विलेजेस, अप्रॉक्सीमेटली 80 विलेजेस जो है पौंडीचेरी का वो दान कर देते हैं। किसको? फ्रेंच को। ये तो ठीक है, ये तो 80 विलेज दे रहे हैं। अब 80 विलेज का पूरा मालिकाना हक, वहाँ से टैक्स वसूलना और एवरीथिंग किसके पास चला गया? ड्यूप्ले साहब के पास, फ्रेंच के पास। दूसरा मुजफ्फर जंग साहब, ये देखिए, ये तो और एकदम एक स्टेप आगे। इन्होंने क्या किया? पहले तो पौंडीचेरी के नज़दीक का टेरिटरी दे दिया। दूसरा मसूलीपट्टनम जो था वो दे दिया दान में। तीसरा 5 लाख रुपए दिए कंपनी को। 5 लाख रुपए कंपनी को दिए और 5 लाख रुपए ट्रूप्स को दिए अलग से। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो रुकिए, आगे देखिए। आगे इन्होंने क्या किया? ड्यूप्ले साहब को अलग से 20 लाख रुपए कैश और 1 लाख रुपए सालाना की जागीर दे दी। जागीर का अर्थ होता है कि अब यहाँ से जो टैक्स वसूलने का आपको हक है, वो हक है वो किसको चला गया? ड्यूप्ले साहब को। और कितना आ रहा है? 1 लाख रुपए वार्षिक, 1 लाख रुपए सालाना। ओके। और पांचवा, ड्यूप्ले साहब को गवर्नर बना दिया गया। किसका? रिवर कृष्णा से कन्याकुमारी के बीच का जो रीजन है, जो कि आप मैप में देख सकते हैं, ये पोर्शन पॉइंट जो है ये कन्याकुमारी का है। ये लास्ट पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है, ये लास्ट पॉइंट जो है ये कन्याकुमारी का है। तो ये रीजन और ये कृष्णा का आप देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये रिवर, तो ये रीजन जो है इसका गवर्नर बना दिया किसे? ड्यूप्ले को। अब देखिए मूर्खता की सीमा देखिए आप इन राजाओं की। एक थर्ड पर्सन से मिलके अपने लोगों को मरवाते हैं, गद्दी पे बैठते हैं, और ना सिर्फ गद्दी पे बैठते हैं बल्कि इतनी चीज़ें उन्हें दान में दे देते हैं। लार्ज हार्टेड किंग, बहुत बड़ा दिल होगा इन राजाओं का। खैर आगे बढ़ते हैं। अब ड्यूप्ले को इस बात का डर था कि कहीं ये राजा बाद में इसके खिलाफ ना हो जाए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ड्यूप्ले साहब ने क्या किया कि एक फ्रेंच आर्मी, बुसी, ठीक है, बुसी को उन्होंने क्या किया कि हैदराबाद में जो कोर्ट है, मतलब जो मुजफ्फर जंग हैं, जैसा मैंने आपको बताया पीछे, और जो चंदा साहब हैं, उनके कोर्ट में बुसी को स्टैब्लिश कर देता है कि कहता है कि ये बुसी जो है ये यहीं पे रहेंगे। ओके, फ्रांसीसी सेना के साथ टुकड़ी के साथ, तो उन्हें वहाँ पे नियुक्त कर दिया जाता है बुसी साहब को। अब बुसी साहब बेसिकली वहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि वो रक्षा, कहा तो ये गया ड्यूप्ले की तरफ से कि आपकी रक्षा के लिए हम रख रहे हैं ये फ्रेंच आर्मी को, और बुसी जो है वो आपकी वो हेल्प करेगा यहाँ पे। लेकिन बेसिकली क्या था ना कि वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता था। कौन? ड्यूप्ले जो था वो फ्रेंच इन्फ्लुएंस को बनाए रखना चाहता था राजाओं के ऊपर, कि कहीं ऐसा ना हो कि राजा ही विद्रोह कर दे, जिनके खिलाफ, जिनके साथ मिलकर मैंने इतने षड्यंत्र किए हैं, कहीं वो राजा विद्रोह ना कर दे। इसलिए फ्रेंच इन्फ्लुएंस बनाए रखने के लिए बुसी और फ्रेंच आर्मी को उसने वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। परंतु होता क्या है, सडनली मुजफ्फर जंग जो है वो मर जाते हैं। ठीक, उनकी डेथ हो जाती है। वो जब राजधानी की ओर जा रहे थे तो एक दुर्घटना में वो बेसिकली मारे जाते हैं, अकस्मात मृत्यु हो जाती है उनकी। तो बुसी जो है, ये बुसी साहब जो हैं, इन्होंने फ़ौरन क्या किया कि सलाबत जंग को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, सलाबत जंग जो थे वो आसफ जहाँ के तीसरे पुत्र हैं।
इसको क्या करते हैं, सलाबत जंग को वो क्या कर देते हैं, देखिए कमज़ोर जो भी शासक है, ये उतना भी बहुत स्ट्रॉन्ग शासक नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग शासक होगा तो हमारे से विद्रोह कर सकता है, हमारे खिलाफ जा सकता है। तो सलाबत जंग जो कि एक कमज़ोर मतलब रूलर था, उसे वो गद्दी पर बैठा देते हैं। ठीक है, वो आसफ जाह का तीसरा बेटा होता है। ठीक है, अब सलाबत जंग जब आया तो भाई सलाबत जंग को गद्दी दिया गया, तो सलाबत जंग भी तो कुछ रिवार्ड देगा ना उन्हें, नया नया निज़ाम बना है, कुछ तो देगा। तो उसने क्या किया कि एरिया जो है आंध्रा का, जिसे नदन सरकार कहते हैं, आप ये रीज़न देख सकते हैं, इस एरिया को नदन सरकार कहते हैं। ये वाले रीज़न जो है ना, ये वाले रीज़न को, ये रीज़न को नदन सरकार, मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, मैप में आप देख सकते हैं। ये वाला रीज़न जो है वो नदन सरकार कहलाता है, तो ये आंध्रा के रीज़न में आता है। और सिर्फ नदन सरकार नहीं, नदन सरकार के अंतर्गत कुछ मतलब पॉइंट जो है, जो मैंने लिख दिया यहाँ पे, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो भी आते हैं, जैसे कि मुस्तफ़ा नगर है, एल्लोर है, राजामुंद्री है, चिकाकोल है, ये वाला इलाका भी वो उसमें दे देते हैं। अब देखिए ये सब जब ये हो रहा है और जब फ्रेंच इतना षड्यंत्र कर रहे हैं, तो अंग्रेज चुप तो बैठेंगे नहीं। अंग्रेज को ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कि भारत में उनके अलावा और भी कोई उनका इतना स्ट्रांग प्रतिद्वंदी हो। तो अंग्रेज जो है, ठीक है, एक और तो दक्षिण भारत में हमारे फ्रांसीसी जो हैं उनकी शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एकदम चरम पे है। दूसरी ओर जो अंग्रेज हैं वो अपने प्रतिद्वंदी जो कि फ्रांस है, उसकी जो इतनी जो सफल हो रहा है, बहुत सफलता, उसको देख के वो खामोश तो बैठने वाले नहीं थे। तो फ्रांसीसी प्रभाव को बेसिकली कम करने के लिए कि जो फ्रांस है इनको दबा दिया जाए किसी तरीके से, ये प्लानिंग कर रहे थे। तो इस प्लानिंग के सबसे जो सूत्रधार होंगे वो है रॉबर्ट क्लाइव। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको बताऊंगा, तो अब मैं आपको रॉबर्ट क्लाइव की रणनीति बताऊंगा। किसका बताऊंगा? रॉबर्ट क्लाइव। एक तो आपने देखा कि ड्यूप्ले साहब जो कि एक बेहतरीन रणनीतिज्ञ हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से रणनीति बनाते हैं। तो दूसरी ओर आप अंग्रेज में रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव कुछ नहीं, एक कंपनी में एक क्लर्क है, एक मामूली सा क्लर्क है, हाँ, बट एक नौजवान युवक है। तो इस नौजवान युवक ने क्या किया, इसने एक मौका मांगा अपनी कंपनी से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो ब्रिटिश की कंपनी थी, और वो बेसिकली बाद में मैं आपको बताऊंगा कि वो मोहम्मद अली की तरफ से क्योंकि यहाँ पे मैंने चंदा साहिब और मुजफ्फर जंग की बात की, तो जो बच गए मोहम्मद अली की तरफ से ये पूरा का पूरा ताकत अपना लगाएगा, और फिर इसको डिटेल में मैं आपको आगे बताऊंगा रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, जय हिंद।